हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष। आज मैं आपको एक मूवी के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है जय भीम। इसका मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको इस मूवी के बारे में ज़्यादा कुछ पता है या इससे कंट्रोवर्सी या फिर इसके ज़्यादा डिटेल में आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जय भीम न्याय या बेहतर अन्याय के बारे में एक फिल्म है। यह हमें कानून की ताकत और बेहतर दुनिया बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करना सिखाता है। यह निम्न जाति और उच्च जातियों के बीच की लड़ाई नहीं है, न पुलिस अधिकारियों के खिलाफ लड़ी हुई लड़ाई है, बल्कि ये पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। जय भीम एक बेहतर समाज की तलाश में है जहां इंसानों को मानवाधिकार होना चाहिए। यह फिल्म भारत में 1995 में हुई एक सच्ची घटना से प्रेरित है। इस फिल्म में जो मुख्य कलाकार है उसका नाम है राजकनी और उसकी पत्नी सैंगनी। इन दोनों के बीच की कहानी है जिसमें सैंगनी को बिना किसी अरेस्ट वारंट के उठा लिया जाता है क्योंकि वो एक नीची कास्ट से होता है, और इसी के साथ ही जो उसका लॉयर होता है वो सैंगनी के साथ लड़के अपने पति को इंसाफ दिलवाती है। यही इस कहानी का मूल शीर्षक है। कहानी की शुरुआत 1995 में होती है जहां जेल में प्रिजनर अपनी सजा काट के बाहर आ रहे होते हैं, लेकिन बाहर पुलिस वाले उन सभी प्रिजनर को उनकी कास्ट पे बांटना चालू कर देते हैं। जो छोटी कास्ट से बिलोंग करते हैं उन्हें साइड में, जो ऊंची कास्ट से बिलोंग करते हैं उन्हें एक बार जेल में, क्योंकि जब बड़ी कास्ट वाले क्राइम करते हैं तो उन्हें बचाने के लिए पुलिस वाले पैसा खाते हैं बड़ी कास्ट से, और साथ ही में किसी निर्दोष की वापसी को भी जेल के अंदर ही तय कर देते हैं। मतलब किसी भी छोटी कास्ट वाले को बाहर आने का मौका ही नहीं दिया जाता। वो जेल से जैसे ही बाहर आते हैं उन पे बड़ी कास्ट के द्वारा किया गया कोई भी कांड उनके माथे थोप के उनको वापस एक बार जेल में डाल दिया जाता है। वो लोग काफी रोते हैं, कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, अभी तो हम बाहर आए थे। इनमें से कईयों की जिंदगी बिना किसी गुनाह की जेल में कट गई होती है। इसके बाद हमारा सीन राजकन्नू और उसकी पत्नी संगनी पे शिफ्ट होता है, जो कि इरोला ट्राइब से होते हैं। उनके साथ राजकन्नू के दो भाई और भाभी भी वहीं पे खेतों में माउस पकड़ने का काम कर रहे होते हैं। जब वो आ जाते हैं तो उन्हें खाने का इंतजाम हो जाता है। ये सीन हमें ये दर्शाता है कि इन लोगों के पास खाने के लिए तक कुछ नहीं है। इन माउस पकड़ने का काम चलाना पड़ता है। साथ में इन माउस का यूज वो स्नेक कैचर के लिए भी करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सरपंच के घर में सांप घुस गया है। उसको पकड़ने के लिए राजकन्नू को बुलाया जाता है। राजकन्नू एक माहिर स्नेक कैचर होता है तो वो स्नेक को पकड़ लेता है। सरपंच कहता है इस बार तो सांप को मार दो, लेकिन राजकन्नू को यह बात पसंद नहीं आती। वो कहता है मैं इसे जंगल में छोड़ दूंगा, और सरपंच उसकी बात मान जाता है। लेकिन सरपंच राजकन्नू से दूर रहता है क्योंकि वो छोटी कास्ट से बिलोंग करता है जो राजकन्नू होता है, और सरपंच ऊंची कास्ट से। राजकन्नू कहता है सरपंच की वाइफ से आप तो मेरे गांव की बिलोंग करती है। तो सरपंच की वाइफ राजकन्नू से कहती है चल चल, मैं तुम्हारे गांव से बिलोंग नहीं करती, मैं ऊंची कास्ट में, तुम छोटी कास्ट को, चलो यहाँ से भागो। ऐसा करके वो राजकन्नू को वहां से भगा देते हैं। उसी विलेज में एक मिथ्या नाम की लड़की उन सभी ट्राइब वालों को शिक्षा दे रही होती है, लेकिन राजकन्नू बोलता है क्या फायदा पढ़ाई का, हमें कोई अधिकार तो है ही नहीं। मिथ्या कहती है म्युनिसिपल ऑफिस चाहिए और अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा लीजिए। राजकन्नू अपने भाइयों के साथ म्युनिसिपल ऑफिसर जाता है वोटर लिस्ट पर अपना नाम लिखवाने के लिए। म्युनिसिपल ऑफिस का अधिकारी उनसे बोलता है, उनसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगता है, वो उनके पास नहीं होता। कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हैं तो बोलता अपना बर्थ सर्टिफिकेट लाइए, वो भी उनके पास नहीं होता। यहाँ हमें ये पता लगता है ये लोग देश का हिस्सा होने के बाद भी देश से कटे हुए हैं, क्योंकि सरकार और ना ही कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इनकी मदद करने को तैयार होता है। इसके साथ हमें यह भी पता लगता है कि हमारी संगनी प्रेग्नेंट हो चुकी है राजकन्नू की बेबी के साथ। राजकन्नू के पहले एक बेटी है, अब शायद लड़का होने वाला है। राजकन्नू को जब यह बात पता चलती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपना काम शिफ्ट करता है बाहर विलेज से, ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा के अपनी बेटी और अपनी बीवी का ध्यान रख सके। इसलिए वो शहर से बाहर चले जाता है। और इतने में ही सरपंच के घर चोरी होती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद सारा शक राजकन्नू पे लगा दिया जाता है, क्योंकि राजकन्नू ही लास्ट टाइम उनके घर पे आया हुआ होता है। इसी बीच में जो एडवोकेट होता है हमारे चंदू, यानी कि जो मेन एडवोकेट इसमें दिखाया गया है, वो पुलिस के खिलाफ आंदोलन निकाला होता है, क्योंकि एक पुलिस ने एक वकील को थप्पड़ मार दिया होता है। इसके बाद कोर्ट में कोई वकील नहीं होता, लेकिन चंदू अपने काम को सीरियस लेके छोटी कास्ट वालों का केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उनकी मदद भी करता है, क्योंकि पुलिस ने करीब 9,000 लोगों को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया होता है, क्योंकि उनको अपनी जेल भरनी होती है,
क्योंकि सरकार की तरफ से ऑर्डर आया हुआ होता है। वो ये केस जीत जाता है और सभी लोगों को रिहा करने का ऑर्डर कोर्ट दे देती है। इसके बाद संगनी चंदू के घर मिथ्या की मदद से आती है और अपनी आप बीती उन्हें बताती है। वो बताती है कि राज चंदू को सबसे पहले जो उसका घर था वो अपने घर छोड़ के गया मिट्टी की उसमें काम करने के लिए, लेकिन जब सरपंच के घर चोरी हुई तो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए संगनी के घर पर आए। संगनी को ये बात पता थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन पुलिस वालों को भी ये बात पता थी, लेकिन पुलिस वालों ने बिना संगनी की परवाह करे उसको मारना पीटना चालू कर दिया। साथ में जब उनका मन नहीं भरा तो वो राज कन्नू के भैया भाभी के घर जाके उनके साथ भी बदसलूकी करने लगे और उनको बेरहमी के से मारने पीटने लगे, और साथ ही में बिना किसी महिला ऑफिसर के उसकी भाभी को उठा के जेल के अंदर बंद कर दिया और जेल के अंदर उन्हें प्रताड़ित करना चालू कर दिया। इतने में ही पुलिस की खोज खबर के दौरान उनको पता लगता है कि राज कन्नू उस विलेज में वापस आ चुका है, तो पुलिस राज कन्नू को धड़ दबोच लेती है और उसको बहुत बुरी तरीके से मारती है। इतना बुरी तरीके से कि चेहरे हाथ पैर सब जगह नील पड़ जाती है। इसके बाद राज कन्नू से जानबूझ के उगलवाती है कि अपना जुर्म कबूल कर लो कि तुमने ही सरपंच के घर पे चोरी करी, वो गहने जो सरपंच के घर से चोरी हुए वो तुमने ही चुराई है। राज कन्नू इस बात से मुकर जाता है और कहता है मैंने किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं करी, मैं तो अपना काम करने के लिए शहर से बाहर गया था। लेकिन पुलिस उसकी एक बात नहीं मानते हुए और उसे और ज्यादा प्रताड़ित करती है। इसके बाद संगनी आगे चंदू को बताती है कि मैं जब जेल से बाहर आई थी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे उसने छोड़ दिया। इसके बाद उस पुलिस वाले ने मेरे साथ बदतमीजी भी करी और साथ में मेरे जितने भी देवर और मेरे पति को बहुत बुरी तरीके से मारा, यहाँ तक कि मेरी भाभी के साथ उसका भी रेप करने की कोशिश करी। जो उसने वस्त्र पहन रखे थे यहाँ तक कि उसके वस्त्र तक उतार दिए गए ताकि उनके मुंह से सच जानबूझ के निकलवा सके, और उनकी आंखों में मिर्ची वाला खाना उनको जबरदस्ती दिया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, उनको एक डंडे से बांध के उनको उल्टा लटका के भी तक मारा जाता था। ये सीन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद संगनी चंदू को बताती है कि उन्होंने जब अपनी सारी बर्बरता का पार कर दिया तो जब उसके पति की हालत खराब होने लगी तो उन्होंने उसको कुछ समय के लिए वहां पे बैठा दिया। संगनी उससे मिलने के लिए आई, लेकिन राज कन्नू ने कहा एक बार तुम जाओ सरपंच से, सरपंच जी का कुछ ना कुछ गलत फहमी हुई है। उसके बाद संगनी सरपंच जी के पास जाती है और बोलती है कि मेरे पति ने कुछ नहीं किया, आप प्लीज मेरी मदद करिए। लेकिन सरपंच जी उसको घर के दहलीज पे कदम रखने से तक मना कर देते हैं। इस प्रकार से हमें ये भी पता लगता है कि कास्टिज्म इन सबकी नसों में खून घूट के मिल चुका है, और संगनी एक बार तो सारा विश्वास खो देती है, यहाँ तक कि आईजी के पास भी जाती है, लेकिन आईजी साहब भी उसकी बात सुनने को मना कर देते हैं। और इसके बाद वो हर्बियस कॉर्प नाम से एक वकील बुलाती है जिसका नाम होता है चंदू, और केस को दायर कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है अदालत की सुनवाई, लेकिन इससे पहले हमें दिखाया जाता है कि संगनी के पति यानी कि कन्नू और उसके भाइयों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, काफ़ी ज़्यादा उनकी पिटाई के बाद। और हमें एक मेडिकल शॉप का दिखाया जाता है जब पुलिस वाले तहकीकात कर रहे होते हैं, क्योंकि पुलिस वाले ऐसे एस्टिमेट देते हैं सारी जज को कि जो राज कन्नू है वो जेल से फरार हो चुका है अपने भाइयों के साथ हम लोगों को धोखा देके, और वो सीधे मेडिकल स्टोर पे आया हुआ होता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू होती है साथ ही में चंदू अपना काम भी कर रहा होता है और कोर्ट के अंदर केस दायर हो जाता है जो कि चंदू लड़ रहा होता है संगनी की तरफ से। यहाँ चंदू समझ जाता है कि ये केस जितना आसान दिख रहा है उतना आसान नहीं है, तो वो अपने केस को इस तरीके से फाइल करता है हर्बियस कॉर्पस के तौर पे। हर्बियस कॉर्पस एक कॉन्स्टिट्यूशन के दिए जाने वाला एक फायदा है जो कि आम इंसानों को पुलिस की तरफ से दिया जाता है। इसके अंदर अगर पुलिस वाले आपको बिना किसी रीजन के काफी लंबे समय तक जेल के अंदर रखता है बिना कोर्ट के अंदर पेश किए हुए, तो आप अपना कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं हर्बियस कॉर्पस के नाम से, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाता है। यही कानून है जो आज तक हमारे देश की नींव को बचा के रखा हुआ है। और साथ ही में लेकिन ये जो राइट्स है हर्बियस कॉर्पस तब लिया जा सकता है इमरजेंसी के केस में, जब देश पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, जैसे 1971 में लगाई गई थी इंडिया में इंदिरा गांधी के द्वारा। जज साहब चंदू की अपील सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इस केस को मंजूरी दे देते हैं, यानी कि एक केस अब कोर्ट के अंदर लड़ा जाएगा। और सामने वाला अपोजिशन जो होता है चंदू का, वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है चंदू की दलीलें सुन, क्योंकि वो हर बार चंदू को गलत प्रूफ कर नहीं पा रहा होता और चंदू हमेशा सही प्रूव हो रहा होता है। इसके बाद केस की अगली हियरिंग के लिए स्पेशल जज और विटनेस बॉक्स मंगवाया जाता है। साथ ही चंदू राजकन्ना के विलेज में भी जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा सके। अगले दिन जब कोर्ट चालू होता है तो सबसे पहले चंदू डॉक्टर महेश को बुलाता है जिसने राजकन्नू का इलाज किया होता है। ऐसे पुलिस ने बताया था
लेकिन चंदू जब उसे क्रॉस एग्जामिन करता है तो हमें पता लगता है ये एक फर्जी डॉक्टर है, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है ना कि एलोपैथिक डॉक्टर। इसके बाद सब इंस्पेक्टर पशीम को बुलवाया जाता है, उसका भी क्रॉस एग्जामिन होता है तो पता लगता है पशीम भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि डॉक्टर का क्लिनिक और मेडिकल शॉप दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों के बीच का कुल फर्क 5 किलोमीटर है और बीच में पुलिस स्टेशन पड़ता है। अगर वो पुलिस स्टेशन से भागे होते तो बीच में उनको वापस से पुलिस स्टेशन पे आना होता, लेकिन पुलिस वालों को ये बात पता नहीं चली ये कैसे हो सकता, तो यहाँ पे भी पशीम का झूठ भी पकड़ा जाता है। साथ ही में कोर्ट सस्पेंड कर देती है पशीम को। इसके बाद कोर्ट को अगली डेट मिलती है, लेकिन इसी बीच सगनी की बेटी को पुलिस वाले किडनैप कर लेते हैं ताकि सगनी केस वापस ले सके। लेकिन यहाँ चंदू अपना दिमाग चलाता है और मीडिया और आईजी तक ये बात पहुंचा देता है। इसके बाद पुलिस वाले संगनी की बेटी को छोड़ देते हैं, लेकिन अपोजिट साइड वाला जज अपने सीनियर के पास जाता है जिसका नाम राम मोहन है। राम मोहन अब सीनियर लॉयर है। जब ये केस आता है तो केस का रुख बदल जाता है। हमें पता लगता है राम मोहन कमाल का वकील है। इसके बाद कोर्ट में राइस मिल के मालिक वदराजन को बुलाया जाता है, जो अपनी स्टेटमेंट देता है कि इरुपट्टम का मेरे पास कॉल आया था। इरुपट्टम यानी कि राजकन्नू का भाई है, कॉल आया, केरला से आया है। चंदू बोलता है आपने उनकी पत्नी को क्यों नहीं बताया, लेकिन राइस मिल का मालिक बोलता है मैंने संगनी को सब कुछ बताया है। संगनी एडमिट कर लेती है और चंदू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी बात संगनी ने चंदू को नहीं बताई होती। लेकिन जब मिथ्या सामने आती है वो बोलती है इरुपट्टम को तो कॉल करना आता ही नहीं, क्योंकि उसे नंबर का नहीं पता। अब खेल समझ में आ जाता है कि कॉल पुलिस वालों ने किया होता है और यहाँ हमें राजकन्नू की डेड बॉडी सड़क किनारे मिलती है, जिसको एक हादसा बना दिया जाता है। इसके बाद संगनी, चंदू और मिथ्या केरला जा पहुंचते हैं, जहाँ से कॉल आई थी पीसीओ वाले से जाके पूछता है, वो सब कुछ बता देता है कि हाँ साहब 3 लोग यहाँ आए थे कॉल करने के। इसके बाद कोर्ट की डेट आ जाती है। चंदू अपना गवाह पेश करता है जो पीसीओ वाला है, वो गुरुमूर्ति को पहचान लेता है जो स्टेशन इंस्पेक्टर भी होता है। इसी से इरुपट्टम बनके कॉल किया था और यहाँ गुरुमूर्ति कल्पित साबित हो जाता है। लेकिन अभी भी कोर्ट के आगे एक समस्या होती है कि आखिर में वीरस्वामी और मशीम यानी कि राजकन्नू के भाई कहाँ हैं, और उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया था और वो भी राजकन्नू के साथ भाग गए थे। तो चंदू सीबीआई की मांग करता है, लेकिन कोर्ट मना कर देती है। तो चंदू आईजी प्रकाश राज को इस केस का पुलिस इन्वेस्टिगेशन मांगता है, तो कोर्ट मान भी जाती है। चंदू और आईजी मिलते हैं। चंदू उन्हें राजकन्नू के विलेज से मिलवाता है और सब लोगों से मिलके अपनी अपनी बातें बताने लगते हैं सारे गांव वाले आईजी को। कोई बोलता है हमने सर कुछ नहीं किया, बिना किसी कारण के पुलिस वाले हमारे गांव में आते हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप जैसी हरकत करते हैं और हमें बहुत मारते हैं और किसी दूसरे का गुनाह हमारे ऊपर लगा के हमें टॉर्चर करते हैं, यहाँ तक कि हमें उल्टा पेड़ से लटका के बहुत 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 बुरी तरीके से मारते हैं। हमें रात को सोने नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि हमारी आंखों में मिर्ची तक झोंक दी जाती है ताकि हम झूठा गवाह बन के यानी कि झूठ बोले कोर्ट के अंदर, अपने सारा इंतजाम अपने ऊपर ले ले, ऐसा पुलिस वाले करते हैं। जब आईजी ये बात सुनता है तो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका डिपार्टमेंट इस तरीके से करप्ट हो चुका है, ये बात उसे नहीं पता होती और वो फूट फूट के रोने लगता है और आखिर वो चंदू का साथ देने के लिए तैयार भी हो जाता है। इसके बाद आईजी साहब उसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं जहाँ पे उन तीनों को रखा हुआ होता है, राजकन्नू को और उसके भाइयों को, और वहां जाके चेक करते हैं। साथ ही सरपंच के घर जाते हैं, चोरी सच में हुई भी है या नहीं हुई। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मेन इंस्पेक्टर होता है वो उसकी भाभी के साथ बदतमीजी कर रहा होता है, राजकन्नू की भाभी के साथ, उसका पेटीकोट उतार देता है। लेकिन उसमें जो गुरुमूर्ति होता है वो आके चिल्लाता है कि तुम देख के बैठे देख क्या रहे हो, किसी और के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। आईजी को बहुत गुस्सा आता है ये बातें सुन के, वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और गुरुमूर्ति और विषम पे काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। इसके बाद हमें कोर्ट की नेक्स्ट डेट आ जाती है जब वो दोनों वहां से बाहर निकल रहे होते हैं। चंदू आईजी साहब के पास जाता है और हमें पता लगता है कि आखिर में जो हमारा राजकन्नू होता है उसकी डेथ हो चुकी है और उसकी डेड बॉडी हमें दिखाई जाती है, जिसके कारण सारा गांव शौक में चले जाता है। और आखिर में जो हमारी संगनी होती है उसको राजकन्नू की डेड बॉडी मिल जाती है, वो काफी ज्यादा फूट फूट के रोने लगती है और अब उसे किसी भी हालत में इंसाफ चाहिए अपने बच्चों के लिए, वो ऐसा मन में प्रण ले लेती है। साथ ही में सारे लोग चिल्लाते हैं कि हम शेड्यूल कास्ट जितनी भी है हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये बड़े लोग हमारे साथ ऐसा ही बिहेव करते रहेंगे। वहीं पे राजमोहन काफी ज्यादा चिंतित हो रहा होता है, क्योंकि ये केस उसके हाथ से अब निकल रहा होता है और हमें पता लगता है कि राजकन्नू की डेथ आखिर में जेल के अंदर ही हुई थी, ना कि बाहर हुई थी। ये बात पता लगती है और साथ ही में हमें ये पता लगता है कि वीरमूर्ति और उसके भाइयों को पकड़ के केरल में ले जाया गया है पुलिस वालों के द्वारा ही, और
इसका खुलासा जब ये हो जाता है, लेकिन चंदू को ये बात पता चल जाती है और चंदू सबको कन्फ्रंट करता है। साथ ही में वो गुरुमूर्ति को बुलाता है और उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। उससे बोलता है कि तुम्हारे पास से कॉल कितने बजे गया? वो बोलता है मेरे पास से कॉल 10:10 पे गया एसआई को। और वो लोग भागे कब थे? वो लोग 9:50 पे भागे थे। तो कॉल डिटेल दिखाता है चंदू, देखो भाई साहब आपने कॉल 9:10 पे किया है और वो भागे हैं 9:50 पे, यानी कि आप झूठ बोल रहे हैं। और यहाँ गुरुमूर्ति की चोरी पकड़ी जाती है तो कोर्ट उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लेता है, गुरुमूर्ति के खिलाफ। और ये देख के सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि यार आखिर में चंदू के पास इतना ज्यादा अनुभव है। साथ ही में इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आखिर में चंदू को पता लगाना होता है कि राजकन्नू के दोनों भाई आखिर में हैं कहाँ, क्या सच में उन्होंने चोरी करी है या नहीं करी, क्योंकि अभी तक चोरों का पता नहीं चला। इधर आईजी साहब का भी अपना इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है और यहाँ आईजी साहब को भी पता लग जाता है कि ये चोरी और किसी ने नहीं, सरपंच के आसपास की लोगों ने करी है। सरपंच के घर पर चोरी और इल्जाम लगा दिया गया चंदू के ऊपर, सॉरी राजकन्नू के ऊपर। यहाँ चंदू अपनी पूरी ताकत लगा देता है पता लगाने के लिए आखिर में दोनों भाई है कहाँ। और उन्हें पता लगता है कि पुलिस वालों ने इनको एक केरल की एक जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया है। वहां पे चंदू को वो दोनों भाई मिल जाते हैं जिनका नाम होता है, मैंने बता दिया था आपको, वीरपट्टनम और साथ ही में वीर स्वामी। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये भी अपनी आप बीती हमें बताते हैं और हमें पता लगता है कि आखिर में उनके साथ हुआ क्या था उस रात को। और यहाँ पे जो वीरूपट्टनम होता है वो अपना मुंह खोलता है और वो बताता है चंदू साहब को और जज को कि हुआ ऐसा था, पुलिस वाले हम पे बहुत बुरी तरह मार रहे थे, मेरे भाई को उसकी टांगे तक तोड़ दी गई थी, उसके हाथ पैर भी कुचल दिए गए थे पुलिस वालों के द्वारा। पुलिस वालों का जुल्म बढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे रात कट रही थी वैसे वैसे पुलिस वाले और हार्ड हो रहे थे मेरे भाई के ऊपर। उसको इतना बुरा मारा गया था, उसकी आंखों में मिर्ची तक झोंक दी गई थी, यहाँ तक कि उसके चेहरे से खून निकाल दिया गया था, उसको इतनी बुरी तरह मार रहे थे। आखिर में जाके जो हमारा राजकन्नू होता है वो दर्द को सह नहीं पाता और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। ये बात मैंने सबसे पहले देख ली थी क्योंकि मैं बेहोश होने का नाटक कर रहा था पुलिस वालों के सामने, ताकि पुलिस वाले मुझे और ना मारे। तो पुलिस वालों ने चेक करने के लिए हमारी आंखों में मिर्ची गिरी, तो मेरी भाई की आंख में जब मिर्ची गिरी तो उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसका मतलब मेरा भाई मर चुका है, ये बात मुझे पता लग जाती है। और यहाँ कोर्ट के सामने पहली बार सच का सामना होता है कि राजकन्नू की मौत बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही हुई थी पुलिस वालों की मार पिटाई के दौरान। और ये सब सुन के काफी ज्यादा शॉक में सब चले जाते हैं कि आखिर में इतनी बर्बरता पुलिस वाले उनके साथ कर रहे होते हैं। और उन दोनों भाइयों को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है केरल की जेल में, ताकि ये दोनों कभी सामने ना आ पाए। और यहाँ पता लगता है कि आखिर में पुलिस वालों ने भी सरपंच और जो चोर होते हैं उनसे रिश्वत खाई होती है, ताकि सारा का सारा जितना भी इल्जाम है वो राजकन्नू और उसके भाई पर लगा के अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। जब ये बात कोर्ट के सामने आती है तो कोर्ट काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और साथ ही में जो हमारा आईजी होता है वो अपनी दलील देता है कि साहब आप कुछ भी करके इनको भी इनका राइट्स मिलना चाहिए। ये बात सिर्फ राजकन्नू और उसके भाइयों की नहीं है, पूरे स्टेट की बात है, पूरी इंडिया की बात है कि आज भी हम इस समाज में रह रहे हैं जहाँ पे जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है, जातिवाद के नाम पे लोगों को मारा पीटा जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, यहाँ तक कि उनके पास राशन की सुविधा तक नहीं है गरीब लोगों के पास, सिर्फ जातिवाद के नाम पे। और कोर्ट अपना फैसला सुनाती है कि आखिर में संघनी को 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, साथ में जमीन भी दी जाएगी जो कि पुलिस वालों की तरफ से ही होगी, और उनको 24 आवर प्रोटेक्शन दिया जाएगा और संघनी की बेटी को बढ़िया से बढ़िया स्कूल में दाखिला दिया जाएगा सरकारी स्कूल के अंदर। और जितने भी दोषी होते हैं उन सबके खिलाफ मुकदमा चलेगा और जितने भी पुलिस वाले होते हैं उन सबको सस्पेंड कर दिया जाता है जो कि राजकन्नू की डेथ में शामिल होते हैं, और उन पर मुकदमा चल जाता है। और आखिर में सच्चाई की जीत हो जाती है, चंदू जीत जाता है और संघनी को भी अपना इंसाफ मिल जाता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो। हम में से आज भी आधे से ज़्यादा लोग अपने कर्म को कोसते रहते हैं, यानी कि हमें फल नहीं मिलता, हमारा भाग्य अच्छा नहीं है। लेकिन एक बार अगर हम सोचें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बचपन, उन्होंने कितना संघर्ष करके आज इतने बड़े उस समय के महान व्यक्ति बने। हमारा जीवन तो कुछ भी नहीं है, उन कठिनाइयों को तो हमने अभी तक झेला भी नहीं है जो शायद उन्होंने झेली होगी। जैसे आपको और मुझे पता है कि उस समय कितना ज़्यादा कास्ट सिस्टम होता था। तो मेरा सबसे यही कहना है यार, खूब पढ़ो लिखो और ये जातिवाद को ख़त्म करो यार। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है यार, प्लीज़ कर दो। मैं ऐसे ही आपके सामने काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस और मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन लाता रहूँगा, तो कृपया मेरे साथ बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।